A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ईंधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स कवर अप कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहां पे कवर अप कराने वाला हूं, और जो इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। यानी आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं नेक्स्ट वीक से अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ईंधनों का ऊष्मीय मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अभी मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ईंधनों का ऊष्मीय मान। तो यहां पे लिखा है कि 1 ग्राम ईंधन को वायु या ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा उस ईंधन के ऊष्मीय मान को दर्शाती है। तो सबसे पहले आपको यहां पे ऊष्मीय मान के बारे में बताया गया, ईंधनों के ऊष्मीय मान के बारे में। क्या लिखा है यहां पे लिखा है कि 1 ग्राम ईंधन को वायु या ऑक्सीजन के आधिक्य में, यानी ऑक्सीजन की अधिकता में जलाने पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा उस ईंधन के ऊष्मीय मान को दर्शाती है। फिर इसके बाद यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊष्मीय मान बराबर मुक्त ऊष्मा अपॉन में पदार्थ की मात्रा, वो भी ग्राम में। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऊष्मीय मान से रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपसे सीधे सीधे ऊष्मीय मान पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ऊष्मीय मान बराबर क्या होता है? ऊष्मीय मान बराबर होता है मुक्त ऊष्मा और अपॉन में पदार्थ की मात्रा, और जो पदार्थ की मात्रा होती है वो किस में होती है? ग्राम में होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक बात बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सर आप IERT एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है और जो IERT एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, लगभग एक जैसा ही सिलेबस है। यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके IERT एंट्रेंस एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस सेम ही होता है। तो आप IERT एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, यही आपका सिलेबस होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां पे क्या लिखा है? आगे यहां पे लिखा है कि ऊष्मीय मान की इकाई कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी है। यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती है। क्या पूछा जाएगा? ऊष्मीय मान की इकाई क्या होती। तो आपको पता होना जरूरी है कि ऊष्मीय मान की इकाई कैलोरी पर ग्राम या
किलो कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम होती है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी हुई है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहां पे क्या लिखा है। आगे यहां पे लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों यानी ईंधनों के ऊष्मीय मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि ऊष्मीय मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते। क्या बोलते? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ऊष्मीय मान को हम कैलोरी मान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां पे लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों यानी ईंधनों के ऊष्मीय मान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे। तो जैसा कि आप लोग एक टेबल अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहां पे लिखा हुआ है ईंधन का नाम और एक तरफ लिखा है ऊष्मीय मान, जिसे हम कैलोरी मान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो भी किलो जूल पर ग्राम में आपका लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? किलो जूल पर ग्राम में। तो चलिए देखते, सबसे पहले यहां पे क्या दिया है। सबसे पहले आपका यहां पे ईंधन में दिया है हाइड्रोजन। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन का कैलोरी मान कितना होता है। तो आप आंसर क्या करेंगे? 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ये जो आपका यहाँ पे ऊष्मीय मान लिखा हुआ है, ये किलो जूल पर ग्राम में आपका लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। दो तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। आपसे पहला टाइप ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन का कैलोरी मान कितना होता है। तो 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ऊष्मीय मान कैलोरी मान एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊष्मीय मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हाइड्रोजन का हो गया। फिर इसके बाद आपका यहां पे दिया है मीथेन। मीथेन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीथेन का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मीथेन का कैलोरी मान कितना होता है। तो कितना होता है? 55 किलो जूल पर ग्राम, 55, ध्यान रखिएगा कितना होता है? 55 किलो जूल पर ग्राम होता है। ये मीथेन का है। मीथेन का भी आपको याद कर लेना है। मीथेन, इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मीथेन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहां पे दिया है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एलपीजी, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? तो इसका ऊष्मीय मान होता है 50 किलो जूल पर ग्राम। कितना होता है? 50 किलो जूल पर ग्राम होता है एलपीजी का ऊष्मीय मान। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि एलपीजी का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर पूछा जाएगा कि एलपीजी का कैलोरी मान कितना होता है। 50 किलो जूल पर ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां पे दिया है पेट्रोल। क्या दिया है? पेट्रोल दिया है। तो पेट्रोल, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? तो पेट्रोल का ऊष्मीय मान भी होता है 50 किलो जूल पर ग्राम। यानी मैं आपको बता दूं, जो एलपीजी है और पेट्रोल है, इन दोनों का ऊष्मीय मान क्या होता है? एक ही होता है, यानी 50 किलो जूल पर ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपसे पेट्रोल का भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे दिया है मिट्टी का तेल, जिसे हम कैरोसिन का तेल भी बोलते हैं, कैरोसिन तेल भी बोलते हैं। तो मिट्टी का तेल, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? इसका कैलोरी मान कितना होता है? तो इसका होता है 48 किलो जूल पर ग्राम, यानी 48 किलो जूल पर ग्राम होता है इसका ऊष्मीय मान, इसका कैलोरी मान। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पे नेक्स्ट आपका दिया है डीजल। तो डीजल का कितना होता है? डीजल का होता है 45 किलो जूल पर ग्राम, यानी 45 किलो जूल पर ग्राम। तो डीजल का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा सकता है कि डीजल का कैलोरी मान कितना होता है? तो 45 किलो जूल पर ग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है प्राकृतिक गैस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक गैस ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक गैस, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? तो प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान होता है 35 से 50 किलो जूल पर ग्राम। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 35 से 50 किलो जूल पर ग्राम। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां पे दिया है बायोगैस। तो बायोगैस, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है, इसका कैलोरी मान कितना होता है? तो 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम आपका होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है आपका यहाँ पे बायोगैस का होता है 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम। तो क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बायोगैस का ऊष्मीय मान कितना होता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बायोगैस का कैलोरी मान कितना होता है। तो 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है एथेनॉल। तो एथेनॉल का कितना होता है? 30 यानी 30 किलो जूल पर ग्राम होता है एथेनॉल का ऊष्मीय मान, या फिर आप इसे कैलोरी मान भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है कोयला। तो कोयले का ऊष्मीय मान यानी कोयले का कैलोरी मान कितना होता है? 25 से 32 किलो जूल पर ग्राम होता है। कितना होता है? 25 से 32 किलो जूल पर ग्राम होता है। फिर इसके बाद यहां पे दिया है लकड़ी का। लकड़ी का कितना होता है? लकड़ी का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो 17 किलो जूल पर ग्राम आपका होता है। कितना होता है? 17 किलो जूल पर ग्राम होता है। ये लकड़ी का होता है, यहाँ पे काफी कम होता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि लकड़ी का कैलोरी मान कितना होता है, या फिर लकड़ी का ऊष्मीय मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है 17 किलो जूल पर ग्राम आपका होता है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे दिया है गोबर के कंडे। ठीक है, गोबर के कंडे, इसका कैलोरी मान कितना होता है, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है? तो बहुत ही कम होता है, 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम, इतना ही होता है। गोबर के कंडे का बहुत ही कम होता है, 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम, ये इसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरी मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो टेबल दी गई है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खासकर आपको हाइड्रोजन का याद होना जरूरी है, मेथेन का, एलपीजी का, फिर इसके बाद आपका जो प्राकृतिक गैस यहाँ पे दी हुई है, और इसके बाद लास्ट में आपका लकड़ी का दिया, ये आपको जरूर याद कर लेना है। आप पूरी टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आसानी से आप याद कर सकते, एक बार पढ़ लेंगे ना आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है, अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो देखिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को तुरंत लिख लीजिएगा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि ईंधनों में किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ईंधनों में किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहां पे लिखा है ना कि अतः स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम आपका होता है। ध्यान रखिएगा, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान, या फिर आप इसे कैलोरी मान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है, परंतु इसकी ज्वलनशील प्रकृति के कारण इसके भंडारण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एक जटिल कार्य है, एक कठिन कार्य है। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, ये काफी ज्वलनशील होता है। क्यों ज्वलनशील होता है? क्योंकि इसका जो ऊष्मीय मान है, इसका कैलोरी मान है, बहुत ऊंचा होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे यही लिखा हुआ है, परंतु इसकी ज्वलनशील प्रकृति के कारण इसके भंडारण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना एक जटिल कार्य है। ध्यान रखिएगा।
अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बनों यानी C तथा H के यौगिकों यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों में से मेथेन सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बनों में से जो मेथेन है यह सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। मेथेन का जो ऊष्मीय मान होता है यह अधिक होता है हाइड्रोकार्बनों में। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बनों में किसका ऊष्मीय मान या फिर किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है तो आपका आंसर मेथेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही तो यहां पे लिखा है कि हाइड्रोकार्बनों में से मेथेन सर्वाधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, अर्थात मेथेन का ऊष्मीय मान अन्य हाइड्रोकार्बनों जैसे एथेन आदि की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्या होता है, उच्च होता है। यह आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेथेन के बारे में मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो देखिए, आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, और खासकर जो मैंने आपको हाइड्रोजन का कहा, मेथेन का, एलपीजी का, इन सब का ऊष्मीय मान याद कर लीजिएगा, कैलोरी मान याद कर लीजिएगा। पूरी टेबल आज ही एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है जीवाश्म ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। तो चलिए देखते हैं आखिर जीवाश्म ईंधन ये क्या होते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह में गहराई में दबे वनस्पति अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में कि जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले ईंधन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि करोड़ों वर्षों से यानी काफी वर्षों पहले, यानी करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह में गहराई में दबे वनस्पति अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। उदाहरण आपका कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब देखिए, यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन लिख दिया जाए कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, क्वेश्चन क्या लिखा जाए, आपका क्वेश्चन लिख दिया जाए कि निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, और ये भी आपका एक लिख दिया जाए, जैसे कोयला आपका लिख दिया जाए ऑप्शन में और 3 ऑप्शन आपके अदर लिख दिए जाएं। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ, निम्न में से जीवाश्म ईंधन है, एक जीवाश्म ईंधन आपका ऑप्शन में रहेगा और जो 3 रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा कि हाँ, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम होता है, तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे ना, ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण जीवाश्म ईंधन के अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है, कोयला दिया है। कोयला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कोल, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे कोयला, ये आखिर ये क्या होता है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कोयले के बारे में। तो यहां पे लिखा है कि यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, जो कोयला है ये भी आपका जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखिएगा। यहां पे लिखा है ना कि यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की लगभग 67% आपूर्ति यानी 67% आपूर्ति कोयले द्वारा ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां से तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की लगभग 67% आपूर्ति कोयले द्वारा ही होती है। कितनी, 67%। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि कोयला कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों एवं कुछ मुक्त कार्बन का मिश्रण है। क्या लिखा है, जो कोयला है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों एवं कुछ मुक्त कार्बन का मिश्रण है। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन भी विद्यमान होते हैं। जो कोयले में, आपको ध्यान रखना है, कोयले में कुछ मात्रा में यानी अल्प मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन भी विद्यमान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्या लिखा है
तो यहाँ पे आगे आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसे भी जाने। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोयले में सल्फर तथा नाइट्रोजन के उपस्थित होने के कारण इसे जलाने पर वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती हैं, जो प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हानिकारक गैसें हैं। तो देखिए अम्ल वर्षा के लिए ये जो आपकी गैसें यहाँ पे लिखी है SO2 तथा NO2 ये उत्तरदायी होती है, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है। फिर इसके बाद लिखा है अतः अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कोयले का दहन भी प्रतिबंधित है, यानी जहां पे अधिक प्रदूषण होता है वहां पे कोयले का दहन नहीं किया जा सकता, वहां पे प्रतिबंध लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्र होते वहां पर कोयले के दहन में प्रतिबंध लगाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी कि कोयले में सल्फर तथा नाइट्रोजन के उपस्थित होने के कारण इसे जलाने पर वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें मुक्त होती है, जो प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हानिकारक गैसें हैं। अतः अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कोयले का दहन भी प्रतिबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहां पे लिखा हुआ है कोयले की किस्में, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेराइटीज ऑफ कोल। क्या बोलेंगे? वेराइटीज ऑफ कोल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि कोयले की 3 मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। तो कोयले की कितने किस्में? 3। ध्यान रखिएगा, कोयले की 3 मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की, जब मैं प्रिपरेशन करवा रहा था, तब ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था और कहा था कि इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वही क्वेश्चन आपका आया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, और सेम वही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहां पे कि कोयले की किस्में जो आपकी दी गई हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे, फर्स्ट टाइप क्या दिया है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भूरा कोयला, जिसे हम लिग्नाइट भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा सकता है कि भूरे कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट के नाम से। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। भूरा कोयला, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्राउन कोल और लिग्नाइट, ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा, क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि भूरे कोयले का अन्य एक और नाम क्या है, यानी भूरे कोयले को हम और किस नाम से जानते हैं? तो लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि इस कोयले में 38% कार्बन, 19% अनज्वलनशील पदार्थ तथा 43% नमी यानी H2O उपस्थित होती है। तो जो यहां पे आपकी मात्राएं लिखी हुई है ना, ये आपको याद होनी जरूरी है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भूरे कोयले में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है भूरे कोयले में? तो कितना? 38% कार्बन है, 19% अन्य ज्वलनशील पदार्थ और यहां पे 43% नमी से मतलब हमारा जल यानी H2O उपस्थित होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है। सेकेंड टाइप आपका यहां पे दिया है, दूसरी किस्म यहां पे दी है बिटुमेनी यानी अमरयुक्त कोयला। देखिए, ये शुद्ध हिंदी में से क्या बोलते हैं? अमरयुक्त बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में अमरयुक्त भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो पढ़ लीजिएगा कि बिटुमेनी कोयला, इसको हम अमरयुक्त भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बिटुमेनी यानी अमरयुक्त कोयला, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिटुमिनस कोल। क्या बोलेंगे? बिटुमिनस कोल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि इस कोयले में 65% कार्बन, 10% अनज्वलनशील पदार्थ तथा 25% नमी यानी जल
उपस्थित होता है, ठीक है। यह कोयले की सर्वाधिक पाई जाने वाली किस्म है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि कोयले की सर्वाधिक पाई जाने वाली किस्म कौन सी है, कोयले का वह कौन सा प्रकार है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बिटुमेनी यानी अमरयुक्त कोयला। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे कि कोयले की सर्वाधिक पाई जाने वाली किस्म कौन सी होती है। आंसर क्या होगा, बिटुमेनी यानी अमरयुक्त कोयला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिटुमिनस कोल। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे और यही सब क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, बुक ले लेंगे और बुक के सभी क्वेश्चंस को एक तरफ से याद कर लेते हैं, जो कि गलती करते, क्योंकि थ्योरी पार्ट वो पढ़ते नहीं है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एक्सरसाइज से नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए इस चैप्टर में आपके एक्सरसाइज में करीब यहां पे 29 से 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये 30 क्वेश्चन हम पढ़ लें इस चैप्टर के और इसी में से हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट के बीच में से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी पढ़िए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही देता हूं पूरा, और थ्योरी भी तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछा सकता है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, कार्बन कितनी मात्रा में पाया जाता है, 65%। ध्यान रखिएगा। और जो नमी है यानी जल 25%, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो आपका थर्ड टाइप यहां पे दिया है, तीसरी किस्म आपकी दी है एंथ्रासाइट कोयला। और यहीं से आपका क्वेश्चन आया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में, यहीं से क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या आया था। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयले के बारे में बता देता हूं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट कोल। तो यहाँ पे लिखा है कि इस कोयले में 96% कार्बन, 1% यहाँ पे यानी 1% अन्य ज्वलनशील पदार्थ तथा यहाँ पे 3% यानी 3% नमी यानी जल होता है। यह कोयले की सर्वाधिक शुद्ध किस्म है। तो देखिए यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि कोयले की सर्वाधिक शुद्ध किस्म कौन सी होती है, उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगी, एंथ्रासाइट कोयला, ये कोयले की सर्वाधिक शुद्ध किस्म है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं एंथ्रासाइट कोयले में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 96% है, जो कि सर्वाधिक है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किस कोयले में उपस्थित होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछ लिया गया था कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है। क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ था एंथ्रासाइट कोयला भी दिया गया था। तो अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि 96% इसमें सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन उपस्थित होता है, तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, एंथ्रासाइट कोयले में ही तो है। एंथ्रासाइट कोयले में आपका 96% कार्बन है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, और ऑप्शंस आपको 4 दिए गए थे जिसमें एंथ्रासाइट कोयला भी लिखा हुआ था। तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन कितने परसेंट होता है, 96% होता है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप चाहें तो लास्ट ईयर का वीडियो जाके चेक कर सकते, जब मैंने आपको लास्ट ईयर ये चैप्टर पढ़ाया था, यही क्वेश्चन कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है। ये वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला, ये आपकी बुक के एक्सरसाइज में दिया गया है, लेकिन 2020 में जब क्वेश्चन पूछा गया तो इस टाइप से नहीं पूछा गया था। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा गया कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत
उपस्थित है और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनी, भूरा कोयला, ये सब आपको दे दिया गया था। तो अगर आपने पढ़ा रहा होगा तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे आसानी से तभी तो कर पाएंगे आसानी से आंसर अपना। तो यहाँ पे 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनको पता है, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था। तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो आपके टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं कोयले के, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने क्वेश्चंस यहां से बन सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितना कराया है ना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, कोयले की किस्में, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पे दिया हुआ है पेट्रोलियम। क्या दिया है? पेट्रोलियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पेट्रोलियम। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि यह एक विशेष गंध वाला भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव है जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। यानी जो ये पेट्रोलियम है, ये क्या है? यह एक विशेष गंध वाला भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव है जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। इसी कारण इसे पेट्रोलियम नाम दिया गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ चट्टान तथा ओलियम का अर्थ तेल होता है, ठीक है। देखिए ये चट्टानों के नीचे पाया जाता है, इसीलिए इसको पेट्रोलियम का नाम दिया गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ क्या होता है? चट्टान, तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम को कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम को कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। इसका प्रयोग इसी रूप में ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। जो पेट्रोलियम है इसका प्रयोग इसी रूप में यानी कच्चे तेल के रूप में, ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। यानी जो पेट्रोलियम है ये पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, इसी कारण इसे खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यह विभिन्न ठोस, द्रव तथा गैसीय हाइड्रोकार्बनों में मुख्यतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जल, लवण तथा मृदा के साथ जटिल मिश्रण होता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता, ठीक है, इस टॉपिक से। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये लाइन आपको पढ़ लेनी है कि प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम को कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के नीचे पाए जाने के कारण इसे खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा दिया है पेट्रोलियम का शोधन यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि प्राकृतिक रूप में पेट्रोलियम को कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल कहते हैं। इसका प्रयोग इसी रूप में, ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका क्या होता है? पेट्रोलियम को पहले इसको प्राप्त किया जाता है, इसका शोधन होता है, तब जाके कहीं हम इसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आगे आपका लिखा है पेट्रोलियम का शोधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि कच्चे तेल का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। तुरंत आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कच्चे तेल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, या फिर पेट्रोलियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कच्चे तेल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इसके लिए नलिकाकार भट्ठी में इस्पात के प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। इस्पात मतलब स्टील होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे लिखा, आपको यह ध्यान देना है कि प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, काफी छोटा यहाँ पे लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्या लिखा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन संख्या के रूप में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता को
किस संख्या द्वारा मापा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टेन संख्या, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन संख्या के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिखे जो कि काफी छोटा लिखा है, मैं आपको डिटेल में पढ़ के बता देता हूं। आई होप आप लोगों को दिख भी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण ईंधन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधनों का वर्णन निम्नवत है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, प्राकृतिक गैस दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के तो बता ही रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, बड़े आसानी से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, प्राकृतिक गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल गैस। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यह एक उत्तम प्रकार का ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू उच्च अर्थात 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, इसका कैलोरी मान, इसका ऊष्मीय मान कितना होता है, 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। इसका मुख्य अवयव मेथेन है, ध्यान रखिएगा, CH4 है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, मेथेन है। इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि जिसकी प्रतिशतता लगभग 80 से 90% तक होती है। यानी प्राकृतिक गैस में मेथेन की प्रतिशतता कितनी होती है, 80% से 90% होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि मेथेन के अतिरिक्त इसमें एथेन तथा प्रोपेन भी कुछ मात्रा में उपस्थित होती है। यानी प्राकृतिक गैस में मेथेन के अलावा यहाँ पे एथेन और प्रोपेन भी कुछ मात्रा में उपस्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मेथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आपका सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं CNG, जिसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म मैंने आपको कल ही बता दिया था, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। फिर चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर भंडारित करने पर यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। इसके लिए 20 से 25 मेगा पास्कल दाब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका प्रयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो CNG है, इसका प्रयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि इसके ज्वलन पर अन्य जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा कम प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, यानी इससे कम प्रदूषण होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, जिनमें CO2 मुख्य है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे। तो इसके बाद लिखा है अतः आजकल परिवहन वाहनों में इसके प्रयोग को वरीयता दी जा रही है, यानी इसी का प्रयोग किया जा रहा है, CNG का, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी LPG, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका प्रयोग सामान्यतया घरों में खाना पकाने हेतु किया जाता है, आप लोगों के घर में यूज भी होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है यह भी एक उत्तम ईंधन है, ठीक है, यह भी एक उत्तम ईंधन है जो ज्वलन पर प्रदूषण विहीन या नगण्य प्रदूषण उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल, ये सही यहाँ पे लिखा है। आप देखिए, अगर आप LPG इसका यूज करते, घरों में यूज होता ही है, जब आप गैस को जलाते हैं, क्या वो प्रदूषण करता है, नहीं करता, ना के बराबर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसके ज्वलन पर यहाँ पे क्या लिखा है, यह भी एक उत्तम ईंधन है जो ज्वलन पर प्रदूषण विहीन या नगण्य प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यह मुख्यतः प्रोपेन यानी C3H8 इसका फॉर्मूला होता है प्रोपेन का, तथा N ब्यूटेन यानी C4H10 का मिश्रण होती है। भारत में उपलब्ध LPG में N ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना है कि भारत में उपलब्ध LPG में N ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था LPG के बारे में। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है कि यह उच्च ऊष्मीय मान यानी 50 किलो जूल पर ग्राम वाली रंगहीन व गंधहीन गैस है। तो देखिए इसका ऊष्मीय मान कितना होता है LPG का, यहाँ पे लिखा है 50 किलो जूल पर ग्राम, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे लिखा है 50 किलो जूल पर ग्राम वाली रंगहीन व गंधहीन गैस है। अतः इसके रिसाव यानी लीकेज का पता लगाने हेतु इसमें एक अत्यधिक अप्रिय गंध वाला यौगिक एथिल मर्कैप्टेन, जिसका फॉर्मूला C2H5
SH होता है, ठीक है, क्या होता है, C2H5SH होता है, एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एथिल मरकैप्टन यानी C2H5SH। आपको फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, बायोगैस या गोबर गैस। अभी मैंने ऊपर आपसे कहा था, अभी आगे मैं आपको बायोगैस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बायोगैस या गोबर गैस, बायोगैस बोलिए चाहे गोबर गैस बोलिए, बात एक ही होती है। तो यहां पे क्या लिखा है, गोबर तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्टों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ने या गलने से गोबर गैस प्राप्त होती है, ठीक है। क्या लिखा है कि गोबर तथा अन्य कार्बनिक अपशिष्टों को वायु की अनुपस्थिति में सड़ने या गलने से गोबर गैस प्राप्त होती है। इसके बाद यहां पे लिखा है कि मीथेन इस गैस का मुख्य अवयव है। आपको ध्यान रखना है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सी होती है गैस, तो मीथेन होती है। आपको ध्यान रखना, मीथेन इस गैस का मुख्य अवयव है। फिर इसके बाद लिखा है कि बायोगैस में 55% मीथेन यानी CH4, 35% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद 7.5% हाइड्रोजन, फिर इसके बाद यहाँ पे 2.4% नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे लिखा है तथा अल्प मात्रा में नमी यानी जल व अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि गोबर गैस में मीथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, आंसर आपका हो जाएगा 55%, यानी गोबर गैस में मीथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 55% होती है। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि गोबर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 35% होती है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की मात्रा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ईंधन, ये आपका टॉपिक था, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेम, ठीक है। क्या बोलेंगे, फ्लेम बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ज्वाला ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है कि आग का केवल कुछ ही भाग गर्म होता है, ठीक है। आग का केवल कुछ ही भाग गर्म होता है, आग का यह गर्म वाला भाग ज्वाला कहलाता है, ठीक है। जब आप आग लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है कि आग का केवल कुछ ही भाग गर्म होता है, और आग का यह गर्म वाला भाग यानी आग का जो गर्म वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्वाला के 3 भाग होते हैं, यानी जो फ्लेम है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग इसके होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि सबसे भीतरी भाग, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इनर मोस्ट रीजन, क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट रीजन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि इस भाग में ईंधन का दहन ना होने के कारण बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इन कणों की उपस्थिति के कारण ही यह भाग काला होता है, ठीक है। क्या होता है, काला होता है, और इस भाग का ताप सबसे कम होता है। क्या होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे भीतरी भाग। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड टाइप दिया है मध्य भाग यानी मिडिल रीजन आपका यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इस भाग में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, जिस कारण कुछ कार्बन कण ज्वाला के ऊपर की ओर चले जाते हैं तथा अधिक गर्म होकर ज्वाला को पीला रंग प्रदान करते हैं। ये आपका लिखा है मध्य भाग यानी मिडिल रेंज, आपका यहाँ पे मिडिल रीजन यहाँ पे जो हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है थर्ड यहाँ पे सबसे बाहरी भाग, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आउटर मोस्ट रीजन। तो यहाँ पे लिखा है कि यह ईंधन के पूर्ण दहन वाला भाग है। जो बाहरी भाग होता है यह ईंधन के पूर्ण दहन वाला भाग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह ईंधन के पूर्ण दहन वाला भाग है। ईंधन का पूर्ण दहन होने के कारण इस भाग की ज्वाला का रंग नीला तथा तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे बाहरी भाग होता, सबसे बाहरी भाग ज्वाला का होता है, इस भाग की ज्वाला का रंग क्या होता है, नीला। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो लिखा है यह ईंधन के पूर्ण दहन वाला भाग है। ईंधन का पूर्ण दहन होने के कारण इस भाग की ज्वाला का रंग क्या होता है, नीला रंग, ठीक है। इस भाग की ज्वाला का रंग नीला तथा तापमान जो होता है सर्वाधिक होता है, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर होता है सबसे बाहरी भाग यानी आउटर मोस्ट रीजन में। ध्यान रखिएगा, ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में तापमान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया, अगला टॉपिक जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ज्वाला के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्लेम आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे चलिए देखते हैं
कितने प्रकार का यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि ज्वाला सामान्यतया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नीली या अदीप्त ज्वाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू और नॉन लुमिनियस फ्लेम। क्या बोलेंगे, ब्लू और नॉन लुमिनियस फ्लेम। तो चलिए देखते हैं नीली या अदीप्त ज्वाला ये क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ईंधन का ऑक्सीजन के आधिक्य में यानी ऑक्सीजन की अधिकता में दहन होने पर ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का क्षेत्र अधिकतम होता है, जिस कारण ज्वाला नीली दिखाई देती है। यह ज्वाला नीली ज्वाला कहलाती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि यह ज्वाला प्रकाशमान नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो ज्वाला होती प्रकाशमान नहीं होती। आप लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है ना, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिकल करके भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि यह ज्वाला प्रकाशमान नहीं होती है, जिस कारण यह अदीप्त ज्वाला कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, गैस बर्नर की ज्वाला। ठीक है, गैस बर्नर की ज्वाला आप लोगों ने देखा होगा, जब आप गैस के बर्नर को जलाते हैं, एलपीजी यूज करते हैं ना घरों में, तो जलाते हैं तो देखते होंगे, जब वह भली भांति कार्य कर रहा हो, अर्थात उसमें ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा हो, तब ये एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क करेगा, गैस बर्नर की ज्वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्वाला नीली दिखाई देती है। तो मैं आपको बता दूं, गैस बर्नर की ज्वाला आप देखेंगे जो उसमें फ्लेम होती है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, आज ही जाके चेक कर लीजिएगा, नीली होती है। ठीक है, जब आप गैस को जलाते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा, नीले रंग की ज्वाला होती है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे आपका गैस बर्नर की ज्वाला, और ये क्या लिखा है, जब वह भली भांति कार्य कर रहा हो, यानी जो बर्नर हो वो जल रहा हो, भली भांति कार्य कर रहा हो, उसमें ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा हो। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप यहाँ पे दिया है पीली या दीप्त ज्वाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे येलो और लुमिनियस फ्लेम, ये आपका होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पीली या दीप्त ज्वाला ये क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ईंधन का ऑक्सीजन की कम मात्रा की उपस्थिति में अपूर्ण दहन होने पर ज्वाला के मध्य भाग का क्षेत्र अधिकतम होता है। ठीक है, जिस कारण ज्वाला पीली दिखाई देती। क्या लिखा है कि ईंधन का ऑक्सीजन की कम मात्रा की उपस्थिति में अपूर्ण दहन होने पर ज्वाला के मध्य भाग का क्षेत्र अधिकतम होता है, जिस कारण ज्वाला पीली दिखाई देती है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह ज्वाला प्रकाशमान होने के कारण दीप्त ज्वाला कहलाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा पीली या दीप्त ज्वाला। तो देखिए, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आपसे पूछा जा सकता है नीली ज्वाला के बारे में, या फिर पीली ज्वाला जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी येलो और लुमिनियस फ्लेम। यहाँ से उतने क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। एंड यहाँ पे थ्योरी पार्ट के बीच में से मैंने आपको कई क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं ना उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। नहीं नोट करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस मैं बोलता हूं वही पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये जो आपका चैप्टर है फ्यूल कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, फिर ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।